गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट वाले लेसन में आप पहले भी पढ़ चुके हो। सिक्स्थ में भी आपने लाइट के बारे में पढ़ा, सेवन्थ में भी पढ़ा। सेवन्थ में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा लाइट के बारे में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस दोनों के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। इस लेसन में हम लाइट के बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है कि जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट हेल्प अस टू ऑब्जेक्ट्स, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, हम डार्क में ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। और हम बात और कह सकते हैं कि लाइट के कारण हम चीज़ों को देखते हैं केवल तब जब चीज़ें जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट दिखाया गया है और सोर्स ऑफ लाइट से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाकर लाइट गिरेगी, उससे रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारी आई में एंटर करेगी, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो तीनों डायग्राम में आपको यही दिखाया गया है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एलोब्रेट करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है उसमें भी आपको यही बताया गया है कि वी कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली। ये देखिए, आप ये जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम, इन सब में जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट आपको दिखाया गया है। ये लाइट जो है वो इधर आ गई और किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये गिरी और उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आई में एंटर हुई, तो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इस डायग्राम में भी आप यही चीज़ देख पा रहे हैं कि हम केवल और केवल रिफ्लेक्शन के कारण ही चीज़ों को देख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इन सभी डायग्राम में आपको यही दिखाया गया है कि वी कैन सी द थिंग्स ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो हम ये रिफ्लेक्शन ही समझ लेते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन है क्या। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिप है, किसकी, मिरर की, प्लेन मिरर की एक स्ट्रिप है। उसको हमने किसी स्टैंड से लगाया है और ये एक्टिविटी हम करेंगे किस तरीके से। हमें क्या चाहिए, रे ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि जब भी किसी टॉर्च से या सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है तो वो बीम ऑफ लाइट निकलती है। तो बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब बीम ऑफ लाइट निकलती है तो वो ग्रुप्स ऑफ रेज होता है, वो बहुत सारी लाइट एक साथ आती है। लेकिन हमें क्या है, रिफ्लेक्शन देखना है, तो रिफ्लेक्शन हम केवल रे का देख पाते हैं। तो हमें यहाँ पर रे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई लेज़र लाइट ले सकते हैं, या फिर लेज़र लाइट नहीं है तो हम एक अरेंजमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉम लेते हैं और कॉम का एक स्ट्रिप को छोड़ते हुए बाकी जो स्ट्रिप हैं, बीच की एक स्ट्रिप को छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सभी पर हम ब्लैक पेपर लगा देंगे या फिर ब्लैक टेप लगा देंगे, तो एक स्ट्रिप बच जाएगी। और उसमें से जब हम सोर्स ऑफ लाइट से लाइट डालेंगे इधर, तो वो रे की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये आप देखो, ये यहाँ पर मिरर है और ये जो है ये कॉम है। ये यहाँ पर आपको जो ये रे आ रही है ये हो गई हमारी रे ऑफ लाइट, जो कि स्ट्राइक करेगी किसी मिरर से। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। ये यहाँ पर हम देख कह सकते हैं कि ये जो है ये इंसिडेंट रे है। और ये यहाँ से टकराने के बाद ये देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे हम देख पा रहे हैं, ये रे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो दो रे आप देख पा रहे हैं, एक तो ये और ये दोनों ही क्या हैं, ये इमेज हैं किसकी, एक इंसिडेंट रे की और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे की। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक क्रॉस का मार्क बन गया है। क्रॉस का मार्क क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये जो रे इधर गई तो यहाँ इसकी इमेज हमें मिरर में दिखाई दी, और ये जो रे है रिफ्लेक्ट हुई और इसकी इमेज जो है हम इसमें देख पा रहे हैं, इसलिए ये क्रॉस मार्क बन गया है। तो ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे हो गई और रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो आगे चलते हैं।
ये आपको सारे की सारी इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ये देखो, ये हो गया हमारा मिरर। यहाँ पर ये जो सरफेस है हमारी, ये मिरर की सरफेस है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये बीच में क्या है? ये नॉर्मल है। क्या होता है नॉर्मल? जो इंसिडेंट का पॉइंट है उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसी को नॉर्मल कहते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन की फॉर्म में होता है, इसलिए हमने इस लाइन को डॉटेड किया है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमें अब क्या स्टडी करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। तो हम ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तो आप ये जो लॉज हम आपको समझाने जा रहे हैं ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो हम आगे कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने पिछले जो भी एक्टिविटी हमने की है उसमें आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। तो फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और ये चाहे आप कितनी बार ही ये एंगल बना लो, हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एंगल इंसिडेंट वाला और एंगल रिफ्लेक्शन वाला दोनों हमेशा सेम रहेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसके लिए आपको एक बार मैथ समझना होगा। आपको पता भी है, जब आप ग्राफ खींचते हो तो आपको तीन जो है वो हम ये कहेंगे कि प्लेन बताई जाती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हमारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे, चाहे एक्स प्लेन में हो, ये वाई प्लेन में हो या फिर जेड प्लेन में हो। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी यहाँ मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। इसको हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर कैसे होंगे और ये जो है वो एक ही प्लेन में कैसे होंगे। इसको हम आपको एक दूसरी वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर है उसमें इमेजेस कैसे बनती हैं। ये सब टॉपिक आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑफ ए इमेज, ये हम स्टडी कर चुके हैं। एक बार फिर आपको यही सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायग्राम आपको समझाया जा रहा है पहले, कि डायग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। ये देखिए आपका, ये क्या है? ये मिरर है, ये मिरर है और इस तरफ से हम इसकी कहेंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से कभी भी किसी भी हम कहें किसी ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती है तो वहाँ से दो रे निकलती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक रेड और एक ये ग्रीन, दो रे हैं जो कि वहाँ से आ रही हैं और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये ग्रीन वाली का रिफ्लेक्शन है और ये रेड वाली का रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर मिरर के पीछे हम इनको इमेजिनरी लाइनों को पीछे बढ़ाएंगे और ये वैसे तो डॉटेड लाइनें होती हैं, यहाँ डार्क लाइनें दिखा रखी हैं, लेकिन ये डॉटेड लाइनें होती हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब रिफ्लेक्शन के बाद जो हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाती हैं वो आई में एंटर करती हैं। आई में एंटर करने के बाद हमारी आई इमेजिन करती है, या तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे हैं वो एक्चुअल में मीट होती हैं, कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए वो मीट नहीं करेंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इमेजिनरी लाइन बनाती हैं। और जहाँ पर ये मीट हो रही हैं, ये देखो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं,
तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो किसी भी प्लेन मिरर में इसी तरीके से इमेज बनती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रे निकलती हैं और दो रे निकलने के बाद उनका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्जर्वर की आई में एंटर करती हैं। यहाँ पर है एक ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर जो है वो आई है, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज बनी है वो बिल्कुल मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं एक बार फिर से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये देखिए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिवाइज करवाई गई हैं जो कि आप 7th क्लास में पढ़ रहे थे। पहली है हमारा प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, यानी कि जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनती है। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर भी वास्तव में मिलती नहीं है, दे सीम्स टू मीट, मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वो सेम बनेगी, उतनी ही साइज की बनेगी, छोटी या बड़ी नहीं बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने वही बात बता रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड आपको पहले भी बता चुके हैं हम। लेटरल इन्वर्जन एक प्रोसेस है जिसमें राइट हैंड साइड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो इमेज में लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देती है। तो वही बात लिखी हुई यहाँ पर, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग है इसका उल्टा, यानी कि अगर लेफ्ट होगा तो राइट दिखाई देगा और राइट होगा तो लेफ्ट दिखाई देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो टाइप हैं हमारे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप जैसे कि यहाँ पर इमेजेस में देख पा रहे हैं, हमारी जो सरफेस होती है किसी भी जहाँ से रिफ्लेक्शन होना होता है वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है और जो रे हैं जैसे ये रे देखो ये पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही जा रही हैं। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये आप दूसरा देखिए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा ये देखो आप, ये जो रे हैं ये वाली रे, ये वाली रेस देखिए आप, फिर से बता रही हूँ आपको, ये वाली रेस देखिए आप, ये पैरेलल आ रही हैं। जैसे यहाँ पर पैरेलल आ रही थी, देखो जैसे यहाँ पर पैरेलल आ रही थी, तो ये जो रे हैं आती तो पैरेलल हैं लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती। ये देखो ये वाली रे कैसे रिफ्लेक्ट हुई, इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रे देखो, ये वाली रे देखो उधर रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रे देखो किधर रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरीके से जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो ये रे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, या हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं रहती और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। एक और डायग्राम है हमारे पास इसको समझाने के लिए, ये देखिए ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को ही फिर से बता रहे हैं हम। ये देखिए ये रेज जो हैं पैरेलल आ रही हैं, ये सरफेस जो है वो रफ है और ये रिफ्लेक्शन, ये ब्लू जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं हमारी, ये जो लाइनें हैं हमारी, ये क्या हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि एक बार अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वही लाइट क्या दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है? यस ऑफ कोर्स हो सकती है। हमें दूसरा मिरर चाहिएगा बस और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको याद भी होगा कि आप जब हेयर ड्रेसर की शॉप पर जाते हैं तो आप आगे के जो आपके हेयर हैं कट के बाद वो आप देख पा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे का लुक कैसा दिखाई दे रहा है वो आप नहीं देख पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हेयर ड्रेसर है वो एक और मिरर लेकर आपको आपकी इमेजेस दिखाता है और वो क्या है,
वो एक रिफ्लेक्शन दूसरा बार रिफ्लेक्ट होता है दूसरे मिरर में। तो इस तरीके से जो मिरर इमेजेस हैं वो दोबारा रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं। ये देखिए जो मैंने अभी समझाया आपको वही है ये। और ये जो हमारा है इसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कि देखो यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये हेयर ड्रेसर ने एक और मिरर लगा दिया है इसके पीछे। तो ये जो वाला मिरर था इसमें हम एक बार अपनी जो फोटोग्राफ थी वो देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस मिरर के कारण हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है जो कि पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पेरिस्कोप है ये क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ये देखिए ये ऑब्जर्वर है, लेकिन इसको कहाँ कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है, इसको ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये बीच में दीवार है। मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देख पाते। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर आधारित है और इसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। ये है पेरिस्कोप, ये देखिए ये है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप कैसे बनाते हैं, पेरिस्कोप में हम क्या करते हैं कि हमारा पास एक मिरर होता है और उसको 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो है वो इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में। उसके बाद ये वाला जो मिरर है ये इस वाले इमेज को, ये जो मिरर है इसकी इमेज को यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्जर्वर यहाँ पर देख पाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ये केवल और केवल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण पॉसिबल हुआ। और ये सबमरीन में जो बोट होती हैं पानी के अंदर चलने वाली, वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो पानी के बाहर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को देखने के लिए ऐसा तैयार किया जाता है। तो ये पेरिस्कोप उसी की एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारा टॉपिक है मल्टीपल इमेज। जैसे कि अभी हमने बताया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो मल्टीपल इमेजेस भी बनेंगी। तो मल्टीपल इमेजेस किस कारण बनेगी, हमें एक से ज़्यादा मिरर चाहिएंगे। तो एक से ज़्यादा मिरर के लिए आपको ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक सेल है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये मिरर है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है ये, और ये वाला मिरर, यह बीच में एक एंगल है यहाँ पर कि कितने का एंगल है, उसके कारण यहाँ पर आप इसकी 4 इमेजेस देख पा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, वास्तव में इसकी एक इमेज इधर बनी, एक इधर बनी, फिर ये जो इमेज है ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करते हैं। तो मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं और इसका क्या एंगल है उसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो आप ये देख पा रहे हैं जो मल्टीपल इमेजेस हैं तो 2 मिरर के कारण बनती हैं और 2 मिरर के बीच में क्या एंगल होगा तो हमें कितनी इमेजेस बनेंगी, उसी के लिए ये टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर वास्तव में ये जो है यह होगा हमारा 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है और ये -1 फॉर्मूला ये बनेगा ये। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जो भी 2 मिरर हम किसी एंगल पर लगाते हैं तो उस एंगल को हम थीटा कहते हैं और उससे कितनी इमेजेस बनेंगी वो है नंबर ऑफ़ इमेजेस। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है हमारा 360 अपॉन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ द 2 मिरर्स। जो 2 मिरर हमने लगाए हैं उनके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे और उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ इमेजेस मिल जाएंगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।